किसी भी हाल में इस देश के लोगों को बोलना पड़ेगा, क्योंकि टीवी अखबार में आपके बोलने के लिए जगह नहीं है, तो सोशल मीडिया में आपको बोलना पड़ेगा। सोचिए, 19 दिन से सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं। सरकार का कोई नुमाइंदा मिलने के लिए तैयार नहीं है और जानबूझकर छुटभइये नेताओं से बयानबाजी करवाई जा रही है। कुछ जो बड़े पत्रकार हैं वो ये लिख रहे हैं, जो सरकार समर्थित पत्रकार हैं, वैसे तो संस्थागत टीवी अखबार सब सरकार समर्थित है, कि अन्ना आंदोलन की वजह से लोगों का आंदोलन पर से भरोसा उठ गया। सोचिए, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विकास सिंह आज जंतर मंतर पहुंचे और सोनम वांगचुक से संसद तोड़ने की अपील की। लेकिन इससे पहले उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें कुछ बातें पढ़ी जाने लायक है। डॉक्टर विकास सिंह लिखते हैं, वो चिट्ठी पढ़ के सुनाऊंगा, कितना मार्मिक है, कितना दर्दनाक है। उससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद मिले थे कल, उसके बाद आज राकेश टिकैत जो किसान नेता हैं, डिम्पल यादव जो अखिलेश यादव की पत्नी भी है, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं, उसके बाद उनके जो उसी परिवार से जो हैं अखिलेश यादव के प्रयास से धर्मेंद्र यादव भी मंच पर पहुंचे। उनके 2-3 सांसद पहले भी गए थे। प्रकाश अम्बेडकर ने भी सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। अभिजीत दीपके लगातार इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। आप सबको पता है कि वो अमेरिका के बोस्टन यूनिवर्सिटी में थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने युवाओं को कॉकरोच कहा था। उसके बाद ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो सामने आया। उसके बाद सीबीएसई का पेपर लीक हुआ, नीट का पेपर लीक हुआ। लेकिन इस सरकार में संवेदनशीलता नहीं है। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है। सवाल है कि पेपर लीक नहीं हुआ क्या सवाल है कि क्या सीबीएसई की जांच में गड़बड़ियां नहीं हुई? किस राज्य में पेपर लीक नहीं हो रहे? क्या ये बड़ा मुद्दा देश के लिए नहीं है? ये तमाम सवाल है। और सोचिए, सोनम वांगचुक एक वैज्ञानिक है, अब उसको लेकर देश भर में सहानुभूति की लहर फैल रही है। लेकिन सरकार को लेकर, कामकाज को लेकर, देश में लोकतंत्र की क्या हालत है, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकील की चिट्ठी से समझिए। वे दिन चले गए जब नेता या मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते थे। फिर से सुनिएगा, वे दिन चले गए जब नेता मंत्री नैतिक जिम्मेदारी लेते थे। अगर कुछ गलत होता था तो इस्तीफा देते थे। आज उनकी भूमिका और भी संदिग्ध हो गई है। शिक्षा व्यवस्था में बड़े पैमाने पर संस्थागत विफलताएं हो रही है। युवा जीवन बर्बाद हो रहे हैं, फिर भी सत्ता में बैठे लोग बिना किसी शर्म के इसे गलत ठहराते हैं। आज के राजनेता को नैतिकता तेजी से कम हो रही है और संसद में गंभीर आपराधिक मामले वाले लोगों की संख्या गवाही देती है। किसी राजनेता से अब चेतना की उम्मीद करना असंभव है। ये तस्वीर है प्रकाश अम्बेडकर की, जो बाबा साहब के परपौत्र हैं, वो भी पहुँचे हैं। तो सोचिए, इस देश में किस तरह से पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया गया और ऐसा लगता है जैसे बीजेपी और सरकार ही देश है। पहले नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना देशद्रोह था, देश से सवाल पूछना था। अब तो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सवाल पूछना भी राज्य का अपमान है। सोचिए कि 1200 करोड़ रुपए का एक सड़क बनता है, टनल बनता है, और वो खराब हो जाता है। और जब सवाल पूछा जाता है तो विधानसभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि ये सब कुत्ते हैं जिनको कोई पूछता नहीं और भाड़े के टट्टे हैं, और ये महाराष्ट्र का अपमान कर रहे हैं। मुझे ताज्जुब होता है, सरकार से सवाल पूछना, मंत्री से सवाल पूछना। नरेंद्र मोदी कैसे देश हो गए? वो एक प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी सरकार देश कैसे हो गई? क्या मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं थे? क्या कांग्रेस कोई पार्टी नहीं थी? क्या मायावती जी, अखिलेश यादव, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन ये देश में नहीं थे? क्या इन लोगों की सरकारों में सत्ता से ने सवाल नहीं पूछा गया? ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि चूंकि संस्थागत मीडिया, टीवी अखबार नहीं सवाल उठा रहा है, वो सरकार की हाँ में हाँ मिला रहा है। 19 दिन से एक देश का बड़ा रिनाउंड चेहरा धरने पर बैठा है और टीवी अखबार में खबरें गायब हैं। वो तो शुक्र मनाइए कि सही वक्त पर। आप कल्पना कीजिए कि 10 साल पहले ये सोशल मीडिया ना आता तो आज हम किससे बात कर रहे होते, कौन सवाल उठाता? ये सचमुच देश गुलाम हो जाता। पहले अंग्रेजों के गुलाम थे तो हम सवाल पूछते थे तो हमको जेल में डाल दिया जाता था। अब अपनी ही सरकार से सवाल पूछते हैं तो जेल में डाल दिया जाता है। आप सोचिए। और सवाल भी जब फैक्चुअल पूछा जाए, पहले तो खबरें नहीं आती है,
इस देश में अब पत्रकारों को ये पता चलता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, वो छोड़िए, एक भी ऐसा पत्रकार नहीं है जो सरकार के मंत्री के खबर को लेकर आ जाए। पिछले ये पहली सरकार है भारत में जिसमें सरकारी लोग भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, विपक्ष भ्रष्टाचार कर रहा है। और उससे भी बड़ी विडंबना, जो विपक्ष के नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप सत्ता पक्ष लगाता है या बीजेपी लगाती है, वो बीजेपी में शामिल हो जाए तो वो सब दूध के धुले हो जाते हैं। कंपनियों पर सोचिए, एक भानु प्रताप मेहता ने लेख लिखा है कि कंपनियों पर रेड पड़ता है और जैसे ही वो कंपनी पर रेड पड़ता है वो कंपनी किसी एक कंपनी के आगे सरेंडर कर देती है। तो बिजनेसमैन को अपनी कंपनियां बेचनी पड़ रही है एक कंपनी के लिए। सरकार से सवाल पूछने पर सोशल मीडिया वाले जो पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता करते हैं, उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर ट्रोलर छोड़ दिया जाता है। टीवी अखबार सवाल पूछ नहीं रहा है। मतलब अद्भुत सरकार चल रही है। अगर ये सरकार इतना ही निष्ठावान है, गंगा जल की तरह शुद्ध है, सोचिए इस देश में गंगा जल शुद्ध नहीं है, अब हमारी नदियां गंदी हो रही है, लेकिन ये सरकार शुद्ध है। क्या आप सीने पर, मतलब ये पहली सरकार है जो भ्रष्टाचार नहीं कर रही है या इसकी खबरें नहीं आ रही है। अरे जिस समय में दर्जन भर मंदिरों में चोरी हो रहे हैं, जो लोग मंदिर में चोरी कर रहे हैं वो सत्ता में बैठकर क्या गुल खिला रहे होंगे, किसी से छुपा हुआ है। बस फर्क इतना है कि अब एक भी पत्रकार मंत्रालय नहीं जा सकता है। सरकार कंट्रोल करके रख रही मीडिया को। वही पत्रकार जो सरकार के वैचारिक समर्थन में है, उन्हीं को सरकार के पक्ष की खबरें दी जाती है। जो आपको खबरें दिखाई जा रही वो दरअसल खबर नहीं, प्रचार है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। पूरे देश में सवाल, इसलिए मैं कह रहा हूं, अच्छा बुरा जो भी आपकी भाषा हो, सोशल मीडिया पर आइए, सवाल पूछिए। ये आपके नस्लों की बचाने की लड़ाई है, ये आपके फसलों की बचाने की लड़ाई है, ये डेमोक्रेसी संविधान बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। देश आज़ाद हुआ तब से सरकारों से सवाल पूछे जाते थे ना। ये बीजेपी और आरएसएस होलिकाऊ कैसे हो गई, इससे आप सवाल ही नहीं पूछ सकते हैं। मतलब सत्ता पक्ष भी वही है और विपक्ष भी वही है। मतलब आरएसएस और बीजेपी भारत कैसे हो गई। आरएसएस और बीजेपी से सवाल पूछना देश का अपमान कैसे हो गया, और यहां तक कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों से सवाल पूछना देश का कैसे अपमान हो गया। ये देश कैसे हो गए। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार नहीं रहेगी तो ये देश नहीं रहेगा। सरकार के काम काज की आलोचना होनी चाहिए, उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए, यही लोकतंत्र है। और यही काम था मीडिया का, लेकिन मीडिया ने सरेंडर कर दिया और इसलिए देश की दुर्दशा है। सोचिए, स्कूलों को बंद कर दो, यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला दो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जारी रखो। 120 वैज्ञानिक जो है, इसरो ने से ब्रेन ड्रेन, वैज्ञानिक लगातार संस्था छोड़ रहे हैं। यह रिपोर्ट बताती है कि पिछले एक साल में करीब 120 वैज्ञानिक ने इस्तीफा दिया। इनमें कई वैज्ञानिक गगनयान और महत्वपूर्ण मिशनों से जुड़े थे। लगातार हो रहे इस्तीफों का असर राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं पर पड़ रहा है। इसी वजह से सरकार ने इसरो के वैज्ञानिक इस्तीफे और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सख्त कदम कर दिए है। आखिर इस तरह के हालात क्यों बन रहे हैं। और सोचिए, दिल्ली हाई कोर्ट जज लेटर मणिपुर चीफ जस्टिस हैड एलपीजी एजेंसी ड्यूरिंग टेन्योर। वो जज थे और तभी उनको एलपीजी का एजेंसी मिल गया था। कबीरा तेरे देश में भांति भांति के लोग, किस मुंह से लोग न्याय की बात करते हैं। ममता त्रिपाठी ने लिखा है। एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की किताब में जुडिशियल करप्शन को लेकर तो खूब बवाल मचाया था। एससी ने भी जिसके बाद सरकार से माफ़ी मांगते उस चैप्टर को डिलीट कर दिया था। अब क्या कहेंगे। तो ये तमाम सवाल है जो सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है। इससे पहले कि देर हो जाए, इस देश के लोगों को संवैधानिक दायरे में रहकर सवाल पूछना पड़ेगा, नहीं तो इस देश में सवाल पूछने की मनाही है। छत्तीसगढ़ के कंज्यूमर फोरम ने E20 की शिकायत को सही पाया, कार कंपनी को हर्जाना देने को दिया आदेश। छत्तीसगढ़ की रायपुर जिला उपभोक्ता, सोचिए E20 से कार खराब हुई थी। ये तो कार कंपनियां, सोचिए इस देश में कार कंपनियां मतलब आसमान से आए हैं कि सरकार से बगावत कर लेंगे, और सरकार से बगावत करने वाले लोगों का हाल नहीं पता है। ये वो सरकार नहीं है जब असहमति के लिए जगह हो, ये वो सरकार नहीं है। सोचिए, सब लोग समझते हैं इस देश में
एक ब्लॉगर से निकल जाता है कि इथेनॉल है, तो वो बहुत रीढ़ चाहिए इस सरकार से लड़ने के लिए। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस सरकार से जो नहीं लड़ेगा वो भी नहीं बच पाएगा। किसी की बारी पहले आएगी, किसी की बाद में आएगी। सीबीएसई में सिर्फ इस सरकार के विरोधी बच्चे नहीं थे, नीट में इस सरकार के विरोधी के बच्चे नहीं थे। अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, बिजनेस चौपट हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो सिर्फ इस सरकार के विरोधी लोगों के बच्चे नहीं हैं। हाँ, 10% लोगों पर असर नहीं पड़ता है। मैं फिर कह रहा हूँ, सोचिए उत्तरकाशी की चर्चित सिलवारा टनल में आज बड़ा हादसा हुआ। बारकोट की तरफ से करीब 900 मीटर अंदर शॉर्टक्रीट लाइनिंग का ब्लॉक गिरने से एक श्रमिक की मौत हो गई है। ये तमाम खबरें जो हैं अब दबाई जाती है, ये तमाम खबरें अब सामने नहीं आता है। मैं फिर कह रहा हूँ, इस सरकार में हिंसा बढ़ी है, कम्युनल वायलेंस बढ़ा है, कास्टिज्म बढ़ा है और जमकर जातिवाद हो रहा है। आरएसएस अपने एजेंडे पर चल रही है। क्या आरएसएस से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? सोचिए, आरएसएस ने कि ये 80 संस्थाएं दुनिया भर में रजिस्टर्ड है, लेकिन आरएसएस कह रहे कि हम भारत में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। इस पर सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? सोचिए, आरएसएस एक संस्था है, देश नहीं। बीजेपी एक पार्टी है, देश नहीं। प्रधानमंत्री हैं, देश नहीं। देश वहाँ के लोगों से बनता है, तिरंगे से बनता है, संविधान से बनता है। हम इस देश की सेना को इस देश मानते हैं। इस देश की सेना से ये देश बनता है, आम लोगों से देश बनता है, किसानों से देश बनता है, मजदूरों से देश बनता है, कोर्ट का कानून कचहरी संविधान से देश बनता है, सरकार और किसी पार्टी से नहीं और किसी निजी संस्था से नहीं। सवाल पूछिए इससे पहले कि देर हो जाए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।